Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 3 of our chapter number 11, Transport in Plants. So we have already done 2 parts of this chapter, and you can go through these videos. I will mention the link in my comment section of this video. And now this after completing this part, we'll be done with this chapter number 11. Okay, so let's see what are the topics we'll be covering under this part. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने जाइलम के बारे में देखा, ठीक है। हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन वाटर की किस तरह से होनी चाहिए, ये हमने बोला था कि हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह से ऊपर तक पानी जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम इस पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। तो एक पुल लगता है, ट्रांसपीरेशन पुल, जिससे कि वाटर की ऊपर तक मूवमेंट होती है, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। सो इसमें हम लोग कौन से फैक्टर स्टडी करने वाले हैं, ट्रांसपीरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वाटर के बाद हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स की भी अपटेक और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम वाटर एंड मिनरल आयंस वी विल स्टडी अबाउट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, की जो फूड को मूव करवाता है, दैट इज फ्रॉम फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। और इसमें हम लोग प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। Okay, so the first topic is transpiration pull. So transpiration pull basically एक मतलब एक कौन सा पुल है, ये कैसा पुल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं कि जैसे ये लीफ है, लीफ से किसी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेट होना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये जो ट्रांसपीरेशन हो जाती है लीफ से, तो ये इसके कारण एक पुल क्रिएट हो जाता है, एक फोर्स उसे पानी को ऊपर बाहर की तरफ खींच रही है, जिसके कारण पूरी प्लांट में, जैसे कि आप ये जाइलम वेसल देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, तो यहाँ पे एक पुल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग पाइप से सक करते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी यूज स्ट्रॉ टू सक सम जूस और वाटर इन अ ग्लास, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वी आर अप्लाइंग सम फोर्स बाय पुलिंग आउट, ठीक है, बाय सकिंग। तो उससे फोर्स लगती है, जिसके कारण आपकी जो स्ट्रॉ है वो ग्लास में एक पुल क्रिएट कर देती है और आपका सारा जूस आपके मुंह में आ जाता है। सिमिलरली जो एक ट्रांसपीरेशन वाटर का लॉस होता है बाहर की तरफ, तो वो कॉन्टिन्यू रहता है, तो जिसके कारण एक टेंशन क्रिएट हो जाती है लीफ के अंदर और प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जिसके कारण एक पुल बन जाता है और उसकी वजह से ही वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। तो आई वांट टू बेसिकली आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द टर्म ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। तो जो ये ट्रांसपीरेशन पुल के कारण ही 1 घंटे में 15 मीटर की हाइट तक पानी पहुंच जाता है प्लांट्स में। और प्लांट्स में वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, ठीक है। तो वाटर जो मेनली पुल्ड होता है प्लांट में, उसको जो फोर्स लगती है, ठीक है, उस फोर्स को ट्रांसपीरेशन पुल का नाम देते हैं। और ये जो थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है, जो ये थ्योरी के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं कोहेसिव टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सो कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होती है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जैसे यहाँ इस पिक्चर में देखिए सनलाइट आई, ये एक प्लांट हो गया, ठीक है। यहाँ से सनलाइट पड़ रही है लीव्स के ऊपर, सो लीव्स में क्या होगा, यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो वाटर इवेपोरेट होने के लिए पहले इसके अंदर वाटर होना भी चाहिए। तो ये रूट्स जो है इसकी लीव्स की, इस ट्री की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर सॉइल से, वाटर ऊपर पहुंच जाता है, यहाँ पे यहाँ पहुंचता है और यहाँ से वाटर यूज हो जाता है। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस कि यहाँ से
इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से पुल क्रिएट होता है और यहाँ से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ये इवेपोरेशन हो रही है या लॉस ऑफ वाटर हो रहा है बाय द प्लांट्स, और वो लीव्स के किस पार्ट से होता है, जैसे अब सपोज ये एक लीफ है तो यहाँ पे एक स्टोमेटा बना होता है, ठीक है। सो दिस इज स्टोमेटा। तो यहाँ से वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो वाटर का लॉस, इसमें वाटर का लॉस होता है यहाँ पे। इस वाटर के लॉस के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। तो ये गैसेस भी इसके साथ साथ ही अंदर आती है और बाहर जाती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ट्रांसपिरेशन क्या होती है कि वाटर का इवेपोरेशन होना थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन में वाटर के लॉस के साथ साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है गैसियस फॉर्म में वो अंदर आती है, और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो बाहर जाती है, ठीक है। अब हमने इस पिक्चर में आपको क्या शो किया है कि ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट ये किया गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लीव के ऊपर कुछ लीव्स को इस पॉलिथीन में टाइटली पैक्ड अप कर दिया, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर मॉइस्चर था। दैट मीन्स कि लीव्स जो हैं वो ट्रांसपायर कर रही हैं, वो पानी को बाहर इवेपोरेट करते हैं, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट ने ये चीज प्रूव करी। उसके बाद हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो 1% से भी कम पानी जो है वो लीव्स तक पहुंच के फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स का काम फूड को बनाना, ठीक है। तो लीव्स का काम होता है उसपे फोटोसिंथेसिस करना। तो लीव्स तक जो पानी पहुंचता है उसमें से 1% से भी कम पानी फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, बाकी सारा पानी ट्रांसपायर कर जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो इसमें हमने ये बता दिया, ठीक है। और एक और पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि वाटर की लॉस के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर एंटर करती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा है, ठीक है, जो स्टोमेटा है वो दिन में ओपन होते हैं और रात को क्लोज होते हैं। ये तो आप सबको पता है, ठीक है। ये जैसे लीफ हो गया, लीफ के अंदर यहाँ पे स्टोमेटास बने होते हैं। तो ये जो स्टोमेटास हैं ये दिन में खुले होते हैं कि वाटर की ट्रांसपिरेशन होती रहती है, और रात को ये बंद हो जाते हैं। तो जो इनका प्रोसेस है उसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ये किस तरह से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट। तो अगर आप इस पिक्चर में देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, इसमें क्या है कि गार्ड सेल्स बने हुए हैं। सो ये जो ये है ये हमारे गार्ड सेल्स हो गए, ठीक है, इसको स्टोमेटल सेल्स बोलते हैं। इसके आसपास, ठीक है, ये इसके आसपास इसके सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये जो अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, अगर आप इस गार्ड सेल्स को देखो तो जो इसकी ये इनर वॉल जो होती है, ठीक है, जो इसकी इनर वॉल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। ये जो इनर वॉल होती है ये थिक होती है और इलास्टिक होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है। और ये जो आउटर वॉल होती है वो इसकी थिन होती है, ठीक है। आउटर वॉल थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है। तो अब क्या होता है इसके अंदर कि इसमें जैसे ही टर्जिड, इसमें हमने टर्जिड वाला कंसेप्ट पढ़ा था। यहाँ पे वाटर, जैसे वाटर, इसका जो अंदर का गार्ड सेल्स का वाटर पोटेंशियल, हमने क्या पढ़ा था, वाटर पोटेंशियल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। गार्ड सेल्स में वाटर पोटेंशियल कम हो गया। वाटर पोटेंशियल कम होने से जो पानी है वो इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। वाटर जब अंदर एंटर करेगा, बिकॉज वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो वाटर डिफ्यूज कर गया इसके अंदर, जिसके कारण इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, अंदर पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, जो टर्जिड होगी वो, तो उसकी जो शेप है ये वाली, ठीक है, ये चेंज हो जाती है। ये क्रीसेंट शेप के बन जाते हैं। जो बाहर की है इसकी वो बल्ज आउट कर जाती है, और जो अंदर की है
अंदर की लाइनिंग है वो क्रिसेंट शेप की हो जाती है, वो इलास्टिक होती है, वो खिंच जाती है, ठीक है, जिसके कारण हमारे जो स्टोमेटा और खिंचाव कौन पैदा करता है इसके अंदर, यहाँ पे एक माइक्रो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स बने होते हैं, यहाँ पे ये दो लाइनिंग्स के बीच में सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स बने होते हैं। तो ये जो है ये इसको खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये जिसके कारण क्या हुआ, जो ये स्टोमेटा था ये यहाँ पे ओपन हो गया। तो स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ कि ये इसके अंदर जो गार्ड सेल्स है इसके अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो बाहर से इसके अंदर बाहर से वाटर एंटर कर गया, वाटर एंटर करने से ये क्या हुआ, ये टर्जिड हो गए और इसकी शेप चेंज हो गई। तो जो ये यहाँ से था ये क्रीसेंट इनर वॉल अंदर की तरफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ने खींच ली और ये यहाँ से क्रीसेंट शेप बन गया और ये बाहर की तरफ जो आउटर लेयर थी वो बल्ज आउट कर गई, जिसके कारण जो स्टोमेटा थे वो ओपन हो गए, ठीक है। तो ये प्रोसेस था स्टोमेटा को ओपन करने का। अब स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं, स्टोमेटा क्लोज बिल्कुल इसके रिवर्स प्रोसेस चल पड़ता है। उसमें क्या हो जाता है कि जो अंदर का हमारा वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है, बाहर का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी बाहर की तरफ मूव कर जाता है। और जो बाहर की तरफ जब मूव करता है तो जो ये गार्ड सेल्स है ये अपनी शेप को वापस रिटेन कर लेते हैं और जिसकी वजह से ये क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे फ्लैसिड कंडीशन आ जाती है और ये जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि वाटर पोटेंशियल जब अंदर से बाहर, जब पानी अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जब बाहर से अंदर की तरफ आता है तो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो डाइकॉट लीफ होता है, एक डाइकॉट लीफ होता है और एक मोनोकॉट लीफ होता है। जो डाइकॉट लीफ होता है उसके लोअर सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटास बहुत ज्यादा होते हैं, वेयरएज जो मोनोकॉट लीफ होता है उसके दोनों सरफेसेस पे जो नंबर ऑफ स्टोमेटास है ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ लिया ट्रांसपीरेशन क्या होती है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन में वाटर का लॉस होता है थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपीरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो दो तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे, उसमें कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं कि पानी ने इवेपोरेट करना है, तो दैट मींस वो स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, वो हमें पता है, हमारी डेफिनेशन ही हमें क्लियर करती है इस पॉइंट को। तो नंबर कितना है स्टोमेटा का और डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कहाँ पे है, ऊपर के सरफेस पे और नीचे के सरफेस पे कितने स्टोमेटा पड़े हैं, उससे हमारी ट्रांसपीरेशन डिपेंड करेगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे उतनी ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगी, ठीक है। और उसमें से अब स्टोमेटा कितने पड़े हैं और उसमें से कितने स्टोमेटा ओपन पड़े हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तीसरी चीज आ गई कि प्लांट का वाटर स्टेटस क्या है। वो अब कोई जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सपोज उसमें क्यूटिकल की लेयर होती है एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर ऑफ द प्लांट, लीफ की या सपोज किसी भी प्लांट की कोई भी लेयर अगर आप देखिए आउटर लेयर, उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जिससे वाटर की जो ट्रांसपीरेशन है वो कम हो, वाटर बाहर की तरफ कम इवेपोरेट करे। सपोज अगर किसी ट्रॉपिकल कंडीशंस में प्लांट्स पड़े हैं, सपोज जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, तो उसमें जो क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो बहुत थिक होती है कि वाटर का लॉस बहुत कम हो पाए ताकि, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि पानी का स्टेटस क्या है प्लांट का, ठीक है, प्लांट कौन सा प्लांट है और वो कितने पानी में है, ठीक है, वहां पे उसको पानी कितना पड़ा है, तो उसी हिसाब से ट्रांसपीरेशन हमारा डिपेंड करता है। और कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर ट्री जो प्लांट है, अगर आप देखें कोई भी ट्री देखें, अगर आप उसकी टॉप मोस्ट लेयर देखें, लीव्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस तरह से, वो ऐसे सीधे खड़े होते हैं जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जबकि जो उसके मिडल में लीव्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है, ऊपर वालों से ट्रांसपिरेशन कम हो पाती है, तो किस तरह से ट्रांसपिरेशन इफेक्ट करती है, इवेपोरेशन वाटर का लॉस जो है वो कम हो पाए, वो ऊपर के लीव्स उसकी पोजीशन कैसी है और मिडल की कैसी है, तो कैनोपी का स्ट्रक्चर क्या है वो भी ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। ये तो हो गए हमारे प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो प्लांट के डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया कि कितना टेम्परेचर है उसमें ट्रांसपीरेशन कितनी होगी, ठीक है। अब सपोज ह्यूमिडिटी है, लाइट है, विंड है,
तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इस पिक्चर में देखें, ये स्टोमेटा है हमारे, ये स्टोमेटा में यहाँ पे सपोज यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है बाहर की तरफ, जो बाहर भी हमारी सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाटर गैसियस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो विंड ने क्या किया कि ये वाला वाटर यहाँ की तरफ खिंचाव कर दिया, तो अब अंदर जो है हमारा वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर भी वाटर जो है ये गार्ड्स के पास यहाँ पे एक स्पेस बनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे भी जो वाटर है हमारा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो वाटर हमारा यहाँ से बाहर अंदर से बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये किसने इम्पैक्ट किया हमें, विंड ने। तो विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। तो हम इसमें अब हम क्या देखते हैं, एक चीज कि जो ट्रांसपीरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप, जाइलम सैप, सैप का मतलब हो गया कि वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट। तो सैप वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को मिला के बनता है। एसेंट मतलब ऊपर की तरफ मूव करना, तो जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ऊपर की तरफ मूव करना, वो कौन करता है, ट्रांसपीरेशन करती है। तो जो हमने पहले पढ़ा, ट्रांसपीरेशन एक पुल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो रूट से लेकर ऊपर की तरफ, ऊपर लीव्स की तरफ और स्टेम की तरफ वाटर जाता है थ्रू द जाइलम, ठीक है। उसमें 3 फोर्सेस लगती हैं हमारी। पहली फोर्स होती है कोहेजन, दूसरी होती है एडहेशन और तीसरी होती है सरफेस टेंशन। तो कोहेजन फोर्स कौन सी है, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये एक जाइलम है, यहाँ पे ये वाटर का एक चेन सेट हो रखा है, ठीक है। आप इस जाइलम सेल में वाटर की चेन ऐसे सेट हो रखी है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग कोहेजन का नाम देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उनको एक साथ रख रही है, उसको हम कोहेजन का नाम देते हैं। और एडहेशन क्या हो गया कि जो ये वेसल में, एक सेल में, ये वेसल में ये इसके साथ अटैच्ड है कि बाहर ना जा पाए, इसके अंदर ही रहे। तो इसको जो ये ट्रैक्टरी एलिमेंट सरफेस पे अटैच्ड है, इसको हम लोग एडहेशन का नाम देते हैं, ठीक है। एक होगी कोहेजन, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स अट्रैक्शन, और एक ये जो सरफेस के साथ अटैच्ड है, इसको एडहेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और तीसरी आ गई सरफेस टेंशन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड फेज में एक दूसरे के साथ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू दी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दी गैसियस फेज, ठीक है। तो ये 3 फोर्सेस हैं जो काम करती हैं ट्रांसपीरेशन पुल का, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ जाती है वाटर की, और वो एक पुल क्रिएट कर देती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये फोर्सेस लगेंगी, ऊपर से वाटर इवेपोरेट कर रहा है ट्री में, ठीक है, लीफ में वाटर इवेपोरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पानी की रिक्वायरमेंट हो रही है, पानी की रिक्वायरमेंट के कारण वो एक खिंचाव पैदा कर रहा है, वो पुल क्रिएट कर रहा है। पुल से जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाटर कहाँ से लेकर आते हैं, फ्रॉम द रूट्स। तो ये इसमें भी क्या होगा कि जो वाटर जो है, जो थिन कैपिलरीज होती हैं, उनके थ्रू जल्दी मूव कर जाता है लॉन्ग ट्रीज तक, टॉल ट्रीज तक, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांसपीरेशन पुल का काम जो कर रहे हैं वो ट्रांसपीरेशन ड्रिवन होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगी उतना वो पुल क्रिएट करती है, ओके। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो जाइलम वेसल्स हैं वो रूट से लीफ तक, अगर आप इस पिक्चर में देखें, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये एक प्लांट हो गया, ये रूट्स हैं, इसका अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये रूट हेयर्स हो गए, ये रूट हेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस लेयर है बाहर की, ये अंदर की कॉर्टेक्स लेयर है, और ये जाइलम है। तो वाटर मॉलिक्यूल सॉइल के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वाटर के साथ मिनरल आयंस भी प्रेजेंट है। तो रूट हेयर्स ने
वाटर को एब्जॉर्ब किया, ये वाटर यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर गए, ठीक है, फ्रॉम लोअर वाटर पोटेंशियल, ये बाहर की तरफ हायर वाटर पोटेंशियल था, अंदर लो था, तो हाई टू लो की तरफ मूव कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे कॉलम सेट हो जाएगा एक जाइलम के अंदर, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का एक कॉलम सेट हो जाएगा, क्योंकि एडिशन और कोहिजन के कारण, जिस उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, और यहाँ पे आके एक गार्ड सेल से गार्ड सेल्स पे, जो लीव्स के ऊपर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपायर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पुल क्रिएट हो रहा था। तो ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है, कोहिजन एडिशन थ्योरी, वो ट्रांसपीरेशन की पुल को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक पूरी की पूरी थिन फिल्म ऑफ वाटर बन जाती है सेल्स में, जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा से, और वो पुल क्रिएट करता है फ्रॉम द जाइलम। और एटमॉस्फेयर में वाटर कंसंट्रेशन जो है वो लोअर होती है, और जो स्टोमेटा के बीच में यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में, स्टोमेटा के जस्ट ऊपर एक सब स्टोमेटल कैविटी होती है। यहाँ पे, जिसकी मैंने आपको पहले भी बताया, कि यहाँ पे जो वाटर है गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और बाहर भी गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन जो है सबस्टोमेटल कैविटी में वो कम हो जाती है, देन दैट सॉरी वाटर कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में है वो कम होती है एज कंपेयर टू सबस्टोमेटल कैविटी। तो अंदर से बाहर वाटर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, बाहर की तरफ वाटर मूव करता है, तो जिसकी वजह से एक पुल बन जाता है, और वाटर सॉइल रूट जो होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत टॉल प्लांट्स तक भी लाइक इसी तरह से पानी ऊपर जाता है, जैसे कि 130 मीटर से भी ऊपर के जो ट्रीज हैं उनमें भी जाइलम से ही वाटर मतलब जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस टॉपिक इज क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइज। सो ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो वाटर है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ पहुंचता है थ्रू ट्रांसपीरेशन पुल के कारण, जो जाइलम है वो रूट से लीव्स तक पानी पहुंचाते हैं। बट जो पानी हमारे जो लीव्स हैं यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, वो बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उनके लिए बहुत कम वाटर अवेलेबल रहता है, ठीक है। बाकी सारा का सारा पानी ट्रांसपायर हो जाता है। कितना पानी अवेलेबल रहता है उनके पास? लेस देन 1%, जितना उन्होंने ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब किया था, जितना लीफ तक पहुंचा था, ठीक है। तो इसी की वजह से अगर हम बात करें, जो ह्यूमिडिटी है रेन फॉरेस्ट की, वो साइक्लिंग ऑफ वाटर होती रहती है, इसी वजह से वहां पे ह्यूमिड रहता है रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि रूट से पानी लीफ तक जाता है और वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और फिर वापस से सॉइल में आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे कंडीशन हमेशा ह्यूमिड रहती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि एक होते हैं हमारे पास C3 प्लांट्स, ठीक है, एक होते हैं C4 प्लांट्स। ये अगर हम बात करें कि C3 प्लांट्स में क्या होता है, C3 प्लांट्स में भी जो हमने क्या बोला था कि ट्रांसपीरेशन में वाटर की जो एब्जॉर्प्शन, वाटर का जो लॉस हुआ, ठीक है, और उसके साथ साथ गैसियस एक्सचेंज भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर की तरफ एंटर करती है। तो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को एंटर करने के लिए, ठीक है, अंदर आया, उसके लिए हमें यहाँ पे 200 से 400 वाटर बाहर मूव करता है। सो ठीक है, इसको ट्रांसपीरेशन इससे माप सकते हैं हम, ये C3 प्लांट्स में होता है। जबकि C4 प्लांट्स में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वाटर कम कम बाहर निकलता है कंपैरेटिवली, सपोज 100 टू 200 के आसपास पर 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की एंट्री पे, ठीक है। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें ट्रांसपीरेशन कम होती है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स जो होते हैं ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल एंटर करने पे कम वाटर ट्रांसपायर हो रहा है, कम वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली इनसे आधा हो जाता है C3 से। तो C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स में इससे भी कम होता है, ठीक है।
तो C3 प्लांट से C4 प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए कि कार्बन को फिक्स करने के लिए, कि शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो C4 प्लांट्स है वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं, क्योंकि वाटर का लॉस कम हो पा रहा है, ठीक है। जबकि C3 प्लांट्स में पानी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस कम परफॉर्म कर पाता है एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपीरेशन के यूजेस के बारे में, कि जो ट्रांसपीरेशन है वो ट्रांसपीरेशन पुल एक क्रिएट करती है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और सारे प्लांट्स में वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद उसने ट्रांसपोर्टेशन को कर दिया, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल्स और कहाँ पे जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, वाटर के साथ साथ मिनरल आयंस भी सॉइल से निकल के सारे प्लांट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। उसका और क्या यूज है ट्रांसपीरेशन का, कि ट्रांसपीरेशन ने क्या किया, जो लीव्स का सरफेस होता है वो उसको कूल डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से वाटर का लॉस होता रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डिग्रीज के आसपास जो है वो लीव सरफेस को या प्लांट्स को कूल करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो सेल्स हैं उनके अंदर उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से शेप और स्ट्रक्चर जो है प्लांट्स का वो मेंटेन रहता है, ओके। तो ये सारे के सारे यूजेस हो गए हमारे ट्रांसपीरेशन के। अब अभी तक हमने बात करी वाटर की अपटेक की ट्रांसपीरेशन के कारण एक ट्रांसपीरेशन पुल बन जाता है, जो कोहेशन एडिशन थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है, जिसकी वजह से वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल, ओके। बट जो अब हम बात कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वाटर के साथ साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी हमारे जो हैं वो अपटेक होते हैं सॉइल से और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली कार्बन और ज्यादातर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेते हैं। जैसे कि हमने बात करा वाटर के साथ साथ ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर। तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स में, सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ज्यादातर वो कार्बन और ज्यादातर ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेते हैं, ठीक है। बाकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि किस तरह से इस पिक्चर में मैंने दिखा रखा है कि ये सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं सॉइल में, जबकि सॉइल के अंदर, ठीक है, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है सॉइल बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत कम क्वांटिटी में पड़े होते हैं, ठीक है। और जबकि एज कंपेयर टू द प्लांट्स में वो थोड़ी जगह में ज्यादा पड़े होते हैं, ठीक है। सो हम लोग मिनरल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड से ले लिया, तो बाकी जो मिनरल आयंस हैं उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो कैसे अपटेक करते हैं मिनरल आयंस को। तो हम क्या बात करें यहाँ पे कि जो मिनरल आयंस है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट्स। एक्टिवली का यहाँ पे क्या मतलब है कि एटीपी की यूज करके, यानी कि एनर्जी को यूज करके वो रूट से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और ज्यादातर वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं सॉइल्स में वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो सॉइल के अंदर मिनरल आयंस की, जैसे मैंने बताया कि जो सॉइल की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है जिसमें मिनरल आयंस जो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दी प्लांट्स के रूट्स में। उसमें क्या होता है कि थोड़ी जगह पे ज्यादा मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो एक्टिवली इसमें भी क्या होता है कि फ्रॉम जो ये होते हैं एक्टिवली अपटेक करते हैं, ठीक है। वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करना है उसको, तो जिसकी वजह से उसको एनर्जी का यूटिलाइज करना पड़ता है। तो एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस होती है, और वो वाटर पोटेंशियल, पार्शली वाटर पोटेंशियल का जो लॉस, इसमें भी क्या होता है कि जो अब यहाँ से इसने एक्टिवली एब्जॉर्ब किया वाटर और मिनरल आयंस ने सॉइल से रूट्स में चले गए, ठीक है।
तो ये अंदर आ गए तो सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई वो रूट्स में बढ़ गई, जिसकी वजह से उसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, है ना। तो कुछ आयंस, ज्यादातर आयंस तो हमारे एक्टिवली ही एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो उसकी कारण अंदर का वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। पर कुछ आयंस हमारे पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स, ज्यादातर एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं मिनरल आयंस, बट कुछ आयंस पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर सेल्स हैं, ये पंप करते हैं आयंस को सॉइल से एपिडर्मल सेल्स तक। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि कहाँ जाकर प्रॉब्लम आती है। हमने पहले पढ़ा था कि वाटर के साथ साथ मिनरल आयंस भी पानी से एब्जॉर्ब हो गए और वो ऊपर तक चले जाते हैं। हमने दो पाथवेज पढ़े थे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवेज। तो एपोप्लास्ट पाथवे तो सिंपली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, तो आगे वो एंडोडर्मिस तक तो एपोप्लास्ट पाथवे काम करता है, बट उसके बाद उसको सुब्रिन की लेयर प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस के बाहर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है वो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, ठीक है। जहां पे लेस डिपोजिशन होती है सुब्रिन की, वहां से वो एंटर कर जाती है सुब्रिन, सिम्प्लास्ट पाथवे वो क्रॉस कर जाता है। तो जो एंडोडर्मिस के बाहर सुब्रिन की जो लेयर है, उसका बेसिकली काम क्या है? उसका काम ये है कि वो पानी तो ठीक है वो जा रहा है अंदर, ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे पे, बट बेसिकली वो मिनरल आयंस को रोकने का काम करती है, क्योंकि उसके अंदर चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्टिवली यानी कि एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। और वो चैनल्स जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, हमने SSI पढ़ा था, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, कि कौन से आयंस प्लांट्स को रिक्वायर हैं, वही उसके अंदर अपटेक करेंगे, वही मूव करेंगे फर्दर। ऐसा नहीं है कि जितने उसने रूट्स ने एब्जॉर्ब किए थे वो सारे के सारे ऊपर प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट्स में बहुत स्पेसिफिक रीजन बना होता है एंडोडर्मिस पे, जो प्रोटीन्स जो सिर्फ स्पेसिफिक सॉल्यूट्स को ही, स्पेसिफिक मिनरल्स को ही एब्जॉर्ब करता है, वो आगे मूवमेंट की परमिशन देता है, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ कंट्रोल पॉइंट होता है हमारा एंडोडर्मिस के बाहर, कि जितनी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह के सॉल्यूट्स, उसी तरह के मिनरल्स वो आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। और वो यूनिडायरेक्शनल होती है, जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ ही जाती है, ठीक है। और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि एनर्जी को यूज करके ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का। तो अगर हम लोग ट्रांसलोकेशन की बात करें मिनरल आयंस की, तो ये जो आयंस हैं जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होते हैं नीचे से, यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब किया उसने आयंस को वाटर के साथ साथ, तो वो पूरा का पूरा ऊपर यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। रूट से ऊपर की तरफ सारी मूवमेंट होती है, सारे लीड्स की तरफ, स्टेम की तरफ चला जाता है। तो जो सिंक पॉइंट्स हैं मिनरल एलिमेंट्स के, वो कौन से रहते हैं? सॉरी, जो एक एपिकल या लेटरल मेरिस्टेम, किन किन को रिक्वायरमेंट होती है मिनरल एलिमेंट्स की? सिंक्स मतलब जो रिक्वायरमेंट है, जहां पे जिसको जरूरत है। तो सिंक्स कौन से हो गए? एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम हो गया, यंग लीव्स हो गए, वेल्पिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स हो गए, या कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स हो गए। तो ये सारे के सारे मिनरल आयंस के सिंक्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से मिनरल आयंस ट्रांसलोकेट होते हैं, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देखिए कि किस तरह से यहाँ पे अनलोडिंग और अनलोडिंग होती है मिनरल आयंस की। फाइन वेन सेंडिंग थ्रू डिफ्यूजन अपटेक ऑफ दी सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये सिंक सेल है, यहाँ पे रूट है, रूट ने ये एब्जॉर्ब किया, ठीक है, रूट ने एब्जॉर्ब किया मिनरल आयंस को यहाँ पे, और आगे वो ऊपर की तरफ ले जाता है उसको। ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रिमोबलाइज पर्टिकुलर, तो पहले तो वाटर के साथ जो मिनरल आयंस है रूट्स ने एब्जॉर्ब करके वाटर के साथ ही वो ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ, ठीक है, एक तो जाइलम के थ्रू हो गया कि वाटर की ट्रांसपिरेशन हुई यहाँ से, और यहाँ के साथ साथ वाटर के साथ साथ मिनरल आयंस हमारे रूट से लीव्स तक पहुंच गए। दूसरी चीज, मिनरल आयंस खाली जाइलम से ही नहीं जाते, वो फ्लोएम से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम से कैसे जाते हैं? ओल्डर लीव से यंगर लीव की तरफ। जैसे कि अगर कोई लीव जो है वो
मरने वाला होता है, झड़ने वाला होता है, तो वो अपना सारा मिनरलाइज यंग लीफ को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो मिनरलाइज दो तरह से मूव करते हैं, एक तो जाइलम से अपटेक हो गया, वो यूनिडायरेक्शनल होगा, और फ्लोएम से जो होगा वो फ्रॉम ओल्डर लीफ टू यंगर लीफ की तरफ भी चला जाता है, फ्रॉम ओल्डर सेमी ओल्डर स्वीट sorry okay from older senescing parts to the younger leaves। तो जो older dying leaves होते हैं वहां से younger leaves की तरफ भी mineralize मूव कर जाते हैं, पहले तो जाइलम की थ्रू, दूसरा फ्लोएम के थ्रू। उसके बाद जो कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ये कुछ जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में, अब ये प्लांट्स जो है कुछ मिनरलाइंस को ऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, कुछ को इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो जो नाइट्रोजन हमारा रहता है वो ज्यादातर ऑर्गेनिक फॉर्म में ही कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स में, जबकि कुछ कुछ इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। बेसिकली ऑर्गेनिक फॉर्म में ही कैरिड आउट किए जाते हैं। और जो फॉस्फोरस और सल्फर है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी एक्सचेंज होते हैं बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी कुछ एक्सचेंज होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि पहले तो वाटर की हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ा कि रूट से लीव्स तक वाटर कैसे जाता है, एक पुल बन जाता है, ट्रांसपीरेशन पुल, और वो ट्रांसपीरेशन की वजह से बनता है। उसके बाद हमने मिनरल लाइंस के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स को वाटर के साथ साथ मिनरल लाइंस की भी रिक्वायरमेंट है। तो मिनरल लाइंस जो है वो ट्रांसलोकेट होते हैं आइदर थ्रू जाइलम की रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए वो वाटर के साथ साथ मिनरल लाइंस भी ऊपर पहुंच जाते हैं, और वो एंडोडर्मिस में आके एक चेक पॉइंट्स होते हैं, वहां पे सुब्रिन की लेयर बनी हुई होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से वहां पे पंप्स लगे होते हैं, वो चेक पॉइंट्स होते हैं कि कौन से प्लांट्स को मिनरल लाइंस रिक्वायर्ड है, वही ऊपर जा सकते हैं, दूसरे नहीं जा सकते, कौन से चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज की फ्लोएम के थ्रू भी मिनरल लाइंस ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम यंग, जब कोई ओल्डर लीफ होता है, डाइंग लीफ होता है, वो अपने सारे मिनरल लाइंस यंगर लीफ को दे जाता है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक मिनरल लाइंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फ्लोएम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? बेसिकली फूड को, फूड के साथ साथ मिनरल लाइंस की भी ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पे, और कुछ जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, तो फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक मतलब सोर्स मतलब जहां पे ये बन रहा है, और सिंक मतलब जहां पे ये रिक्वायर्ड है। तो सोर्स बेसिकली लीफ रहता है, लीफ में फूड बनता है, और सिंक मतलब रूट हो गया कि रूट को रिक्वायरमेंट होती है। बट ये फिक्स नहीं है कि लीफ ही हमेशा सोर्स है और रूट ही हमेशा सिंक है। जैसे अर्ली स्प्रिंग्स में, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अर्ली स्प्रिंग्स में क्या होता है कि शुगर्स जो है वो रूट्स में स्टोर हो जाती है। जब स्प्रिंग में क्या होता है कि सारे प्लांट्स के लीव्स जो है वो झड़ जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो झड़ गए, तो जो रूट्स में शुगर स्टोर हो जाती है, तो शुगर स्टोर हो जाती है रूट्स में, तो अब रूट क्या हो गया, हमारा सोर्स बन गया, क्योंकि वो आगे ट्री बर्ड्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड भेजेगा। ठीक है, तो जो सोर्स हो गया हमारा, रूट हो गया, और जो बर्ड्स हो गए जिनको चाहिए, अब जिनको रिक्वायर्ड है, वो क्या हो गए, वो सिंक हो गए। तो सोर्स और सिंक फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चीजें चेंज हो जाती है, बट बेसिकली सोर्स हमारा लीफ होता है और सिंक हमारा रूट होता है। तो फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू द फ्लोएम। तो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की सोर्स से सिंक तक थ्रू द फ्लोएम, और जो डायरेक्शन मूवमेंट रहती है हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहती है फ्लोएम में, और फूड जो है फ्लोएम सैप में वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये हमारा सीव एलिमेंट हो गया, ये इसके साथ हमारा कंपेनियन सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो कंपेनियन सेल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जो हमारा सोर्स हो गया,
क्योंकि ये लीड सेल है, इसमें फूड पड़ा है, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। अब ये सुक्रोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर एंटर करना है, इसने अंदर एंटर कर गया ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जब ये एंटर कर गया तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि जो सुक्रोज हो गया वो हमारा सोल्यूट हो गया। सोल्यूट एंटर करने से सोल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो यहाँ पे साथ में हमारी जाइलम है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ से वाटर एंटर कर गया, जिसकी वजह से अब सुक्रोज और वाटर दोनों यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे एनर्जी लगी थी इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करने के लिए, और यहाँ से वाटर पोटेंशियल हायर टू लोअर, अंदर पानी आ गया। दोनों चीजें आगे फर्दर सी प्लेट में यहाँ पे पहुंची, जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो ये फूड है हमारा, जो ये फूड है, ये आगे की तरफ एक पुश मिल गया इसको यहाँ पे, और ये सिंक में पहुंच गया। सिंक यानी कि जिसको रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टेम हो गया या रूट सेल हो गया, इनको फूड की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से पुश के कारण अब ये यहाँ तक पहुंचे थे। उसके बाद ये सिंक में एक्टिवली पास ऑन कर गए, और वहां पे जो फूड है उनको मिल गया। अब यहाँ से सॉल्यूट पार्टिकल्स निकल गए, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, तो जो वाटर है वो हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करेगा, तो वाटर बाहर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो फ्लोएम सैप जो होता है बेसिकली वाटर और सुक्रोज ही है, बट अदर मॉलिक्यूल्स भी इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेड होते हैं शुगर्स, हार्मोन्स और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले, ये मैंने अभी आपको बताया प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस की शुगर की ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म किस तरह से है। कि यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखिए, इसको हम एक बार दोबारा से स्टडी आउट कर लेते हैं, कि जो ग्लूकोज है वो सोर्स हो गया, सोर्स पे प्रिपेयर्ड हो गया। ठीक है, लीव्स ने ग्लूकोज को प्रिपेयर किया और वो सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, उसने सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया। सुक्रोज ने अब कंपेनियन सेल्स में मूव करना है। ठीक है, सुक्रोज ने मूव किया कंपेनियन सेल्स में, और उसके बाद वो सीव ट्यूब के अंदर आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। यानी कि सोर्स यहाँ से, यहाँ पे फूड बना हमारा सुक्रोज, ये कंपेनियन सेल में गया, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में आ गया, और यहाँ पे ये किसके थ्रू आया, थ्रू बाय यूजिंग एनर्जी। एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई, सॉल्यूट के एंटर करने से वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो जाइलम से वाटर यहाँ पे एंटर कर गया। यहाँ पे जाइलम एंटर कर गया तो एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बन गया, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट फॉर्म कर दी उसने। तो जो वाटर ने यहाँ पे, ठीक है, फ्लोएम के साथ वाटर आ गया और सुक्रोज आ गया, इन्होंने यहाँ पे एक पुश क्रिएट किया जो फर्दर आगे की तरफ मूव कर गया, सुक्रोज और वाटर। ठीक है, तो इसके बाद उसने कोई भी एनर्जी यूज नहीं की थी इन द सीव ट्यूब। उसके बाद यहाँ पे वापस से जो हमारा फूड था, जो हमारा सुक्रोज था, वो सिंक में आ गया। सिंक में कैसे आ गया, यूजिंग एनर्जी। उसके बाद वापस से उसने यहाँ पे रूट्स को और स्टेम्स को फूड पहुंचा दिया, जिसकी वजह से अंदर वाटर पोटेंशियल फिर से अब ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूट्स निकल गए, तो वाटर यहाँ से वापस से जाइलम की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो जो शुगर्स यहाँ पे रिमूव हुए थे, ठीक है, जो सेल्स थे जिन्होंने सेल्स ने इसको एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टार्च और सेलुलोज, जो जिसी तरह से रूट्स ने इसको फूड को यूज करना था, फर्दर यूज कर लिया। तो बेसिकली कैसा फ्लो रहता है कि सोर्स आया यहाँ पे, सोर्स ने यहाँ पे फूड को एक्टिवली मूव किया कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल्स ने आगे इसमें सीव प्लेट्स में दिए फूड को। उसके बाद यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल बाहर से ज्यादा था, तो पानी अंदर की तरफ मूव कर गया। दोनों ने पुश क्रिएट किया, फर्दर आगे मूव कर गए। यहाँ पे उसने वापस से फूड को यहाँ पे सिंक में दे दिया एक्टिवली एनर्जी यूज करके, और जिसके कारण यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया था, बाहर कम था, तो पानी बाहर अंदर से बाहर की तरफ मूव कर गया। तो ये हमारा प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस था, जो फ्लोएम जो फूड को ट्रांसलोकेट करती है उसको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, अब हम इस चीज को,
इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि आप एक कोई भी ट्री ले लीजिए, उससे आपने यहाँ पे बीच में से एक रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर दी, ठीक है, एक लेयर बाहर की तरफ से रिमूव कर दी। तो बेसिकली अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पे जो होता है बाहर फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ जाइलम होता है। तो जाइलम को हमने इंटैक्ट रखा और इस तरह से बीच में से हमने यहाँ से सिर्फ फ्लोएम को रिमूव कर दिया, फ्लोएम को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने कट की रिंग ऑफ बार की फ्लोएम की लेयर बाहर से निकल जाए। तो कुछ हफ्ते बाद हमने क्या देखा, कुछ हफ्ते बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जहां से हमने कट किया था, जो ये ऊपर का पार्ट है, ये स्वोलन हो रखा है, ठीक है, ये स्वोलन हो रखा है। तो ये स्वोलन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है कि फूड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फ्रॉम लीफ टूवर्ड्स द रूट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है फूड की, जिसकी कौन करता है? ये फ्लोएम करता है। तो ये फ्लोएम एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, टूवर्ड्स द रूट। अब क्या होगा, फूड जो है यहाँ पे स्टोर हो गया, अगर इसको हम लोग वापस अगर ये वापस अपनी पोजीशन रिगेन नहीं करता, फ्लोएम यहाँ पे नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगा कि फूड नीचे तक नहीं पहुंचेगा, रूट्स तक फूड नहीं पहुंचेगा। तो रूट्स तक अगर फूड नहीं पहुंचा तो रूट्स डाई कर जाएंगे, रूट्स डाई कर जाएंगे तो उसके बाद हमारा शूट भी डाई कर जाएगा, और शूट डाई कर जाएगा तो प्लांट हमारा मर जाएगा। तो पहले रूट्स डाई करते हैं फूड ना पहुंचने के कारण, और फिर शूट डाई करते हैं, क्योंकि शूट्स तक वाटर तो पहुंच रहा है बट रूट्स तक फूड नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले कौन डाई करता है, पहले रूट्स डाई करते हैं फूड ना पहुंचने के कारण, और फिर शूट डाई करता है, ठीक है। So this covers your chapter number 11, ठीक है। And I hope you guys understand this chapter. तो आप प्लीज इन तीनों वीडियोस को ध्यान से देखिए और उसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स लग रहे हैं, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड please like this video and share with your friends and subscribe my channel if you are new to my channel। and हम लोग अब इसके बाद नया चैप्टर स्टडी करेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।